हेलो एवरीवन। संस्कार भारती के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हिंदी साहित्य की व्याख्याता पूनम दौलिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्नातक प्रथम वर्ष की इस कक्षा में हम हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे थे। इसके अंतर्गत जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसका नाम है कहानी एवं गद्य की अन्य विधाएं। इसके अंतर्गत हम कहानी नमक की दरोगा को पढ़ने के बाद महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने प्रेमचंद के कहानी साहित्य का उद्देश्य पर हमने प्रश्न हल किया। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी साहित्य की जो बड़े ही नींव के पत्थर के समान है प्रेमचंद जी, इनका जो ये कहानी साहित्य है उसका उद्देश्य के अंतर्गत हमने देखा कि कैसे कहानी साहित्य को इन्होंने क्या बताया, साहित्य को जन जागृति का, समाज कल्याण का एक साधन बताया, न कि ये मनोरंजन का साधन ही है। अन्याय अनीति के विरुद्ध आवाज उठाकर जो मानवीय चेतना को इन्होंने स्थापित किया, ये उसका चित्रण है। इसके बाद हम देखते हैं आगे। तो कहानी साहित्य के उद्देश्य में हमने जो देखा कि अन्याय अनीति के विरुद्ध आवाज उठाना और साथ ही साथ मानवीय चेतना की स्थापना की जागृति का उद्देश्य इन्होंने रखा। और इसी के साथ में बताया कि साहित्य का उद्देश्य, यानी कि एक साहित्यकार का क्या उद्देश्य होना चाहिए। प्रेमचंद जी के लेखन से पहले जो साहित्य का उद्देश्य मात्र मनोरंजन था। देवकीनंदन खत्री जी के जो उपन्यास है उनमें जो अयारी जासूसी के उपन्यास है केवल मनोरंजन के साधन मात्र है। लेकिन साहित्य का उद्देश्य इन्होंने क्या माना, समाज की यथार्थ स्थिति को प्रस्तुत करना, उनकी समस्याओं को उठाना और उनका समाधान प्रस्तुत करना। तो प्रेमचंद जी जो समाज की जो बुराइयों में व्याप्त उन अंधेर गलियों में लैंपपोस्ट की तरह खड़े थे और लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि कब उनके अंदर एक उजाला भर रहा था। इनकी कहानियां समाज को एक नई दिशा दे रही थी और यही समाज को नई दिशा देने का, समाज को सुधारने का ही प्रेमचंद अपना उद्देश्य मानते थे। इन्होंने लिखा भी है कि जो साहित्य है वो ऐसा होना चाहिए जो कि समाज को जगाए, ना कि सुलाए, यानी कि समाज में नई जो एक सोच को, विचार को वो पैदा करे। इसके बाद हमने बात करी कि क्या और उद्देश्य, उन्होंने सुधारवादी और समग्र परिवेश उनका उद्देश्य रहा। सुधारवादी और समग्र परिवेश, ये इनका उद्देश्य रहा। अब इसके अंतर्गत हमने कुछ बिंदुओं का देखा था, हम इन छोटे से रिकैप में फटाफट देख लेते हैं। एक था आदर्शवादी, आदर्शवादी इनका दृष्टिकोण। उसके बाद सुधारवादी दृष्टिकोण, उसके बाद गांधीवादी इनके विचार, इसके अंतर्गत मैं आपको समझा चुकी हूँ कि कैसे आदर्शवादी दृष्टिकोण की स्थापना इन्होंने की। यथार्थ की प्रस्तुति के साथ साथ जो कहानी का अंत है, क्लाइमेक्स है, वो आदर्श की स्थापना के साथ खत्म किया। सुधार, समाज में सुधार की जो शोषित पीड़ित वर्ग है उनके सुधार का इन्होंने एक रास्ता दिखाया। साथ ही गांधीवादी विचारों से भी प्रेरित थे, तो स्वयं भी इन्होंने अहिंसक आंदोलन में उतर गए थे। ये इनके विचार अहिंसा के ही थे, ये हिंसा, लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करते थे। संसार के सभी मनुष्यों को उनके जीवन का हक उन्हें मिलना चाहिए, ये इनके विचार थे। इसी के साथ में हमने देखा
कि कौन से चित्रण का कौन सा चित्रण करते थे। ये ग्रामीण, नगरीय, कृषक, श्रमिक और जो मजदूर वर्ग श्रमिक में ही आ जाता है। इसके साथ साथ जो इन्होंने इन 4 वर्गों का परिवेश का चित्रण किया और इसके साथ साथ ही इन्होंने जो अगला बिंदु है मनोविश्लेषण, मनोविश्लेषणात्मक इन्होंने चित्रण किया। दृष्टिकोण को अपनाया। इनके जो पात्र थे सभी मनोविश्लेषण दृष्टि से, जितने नारी पात्र थे, कृषक पात्र थे, जो भी श्रमिक वर्ग थे, उनका मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इन्होंने चित्रण किया था। उनकी मन की गूढ़ जो समस्याएं थी उनको शब्द इन्होंने दिए थे। इस तरह से इन्होंने सुधारवादी दृष्टिकोण पूरा किया, जो समग्र परिवेश को अपनी कहानी का विषय बनाया और यही इनका उद्देश्य था। तो ये प्रश्न हमने यहाँ तक देखा था, प्रेमचंद के साहित्य के उद्देश्य के अंतर्गत हमने देखा था। इसके बाद हम अन्य प्रश्न को देख रहे थे। फिर मैं बता दूं, जब भी प्रश्न का अंत करिए निष्कर्ष के साथ अवश्य करें, तभी आपका प्रश्न पूरा होगा। शुरुआत में आप भूमिका के साथ बताइए। जो प्रेमचंद की मैंने बताया कि अन्याय नीति के विरुद्ध मानवीय चेतना का जागरण, स्वयं प्रेमचंद के शब्दों में मैंने साहित्य की और साहित्यकार के कर्तव्यों को भी बताया। उन्हें आप लिखिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको पूरा दिखाया है आपको। वो भूमिका के बाद में इन बिंदुओं पर आप अपने विचार प्रस्तुत कीजिए कि कैसे कहानी में इन सभी का समावेश प्रेमचंद जी ने किया है और यही कहानी का उद्देश्य भी है। जो इनका अगला प्रश्न है, साथ में संदेश और उद्देश्य भी एक साथ है लेकिन अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं, तो उसके अंतर्गत हम कहानी के उद्देश्य को देख लेते हैं। उसे देखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम देख रहे थे कहानी का संदेश। कहानी के संदेश के अंतर्गत कि प्रेमचंद अपनी कहानियों के द्वारा जो पाठक वर्ग है, जो समाज है, उसको क्या सीख दे रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं, तो वो अपनी सुधारवादी और जो अपनी आदर्शवादी सोच है उससे एक नैतिक समाज की स्थापना वो करना चाहते थे। अपने समाज में जो समस्याएं हैं उनको उठाना चाहते थे और उनका समाधान एक आदर्श के साथ प्रस्तुत करना चाहते थे। यथार्थ की दृष्टि से देखा जाए तो समस्याओं का समाधान नहीं होता, केवल पीड़ित वर्ग पीड़ित होकर, शोषित होकर रह जाता है। लेकिन उन्होंने उनके समाधान को भी आदर्श की स्थापना के साथ प्रस्तुत किया है। इसके अंतर्गत हम कुछ बिंदु देख रहे थे। इसमें देखिए, इन्होंने ग्रामीण जीवन का यथार्थ प्रस्तुत किया। इन्होंने बहुत, इनकी जो अधिकतर कहानियां हैं, इनके उपन्यास है, उनमें ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण देखने को मिलता है। नमक का दरोगा ही कहानी है, आप इसमें देखिए ग्रामीण परिवेश का चित्रण है। वंशीधर कैसे गांव में कच्चे से पक्का मकान उसके पिता बनाते हैं, एक छोटी सी नौकरी से, रिश्वत से वो अपने बेटे को भी यही सीख दे रहे होते हैं कि बहनों की शादियां करनी है तो किस तरह से गांव में आप एक दरोगा की पद पर किस तरह से इसका फायदा उठा सकते हो। ग्रामीण परिवेश दिखाया, बैलगाड़ियों पर पंडित दलोपीदीन अपना साधन, अपना आवागमन करते हैं, अपना आयात निर्यात करते हैं। उस समय मोटर गाड़ियां नहीं थी, बैलगाड़ियों जो घोड़ा गाड़ी है उस समय बड़ी प्रतिष्ठित मानी जाती थी। अंत में, कहानी के अंत में पंडित दलोपीदीन
वंशीधर को जो मुंशी की जो नौकरी देते हैं बहुत अच्छी तनख्वाह पर, साथ ही साथ एक घोड़ा गाड़ी भी उनकी सेवा में प्रस्तुत करते हैं। तो सारे परिवेश को देखिए तो एक ग्रामीण जीवन का चित्रण मिलता है। न केवल नमक का दरोगा बल्कि इसके अलावा भी अन्य कहानियों में भी, जैसे पूस की रात या फिर अलगोजा या शुद्रा, हम ऐसी कई कहानियों के नाम ले सकते हैं। पुत्र है, बालक है, शतरंज के खिलाड़ी में नमक इस कहानी में जो जीवन, ग्रामीण जीवन का यथार्थ प्रस्तुत किया गया है। तो इस तरह से इस बिंदु में हम देखिए। अगला है नगरीय समाज का चित्र। नगरीय नागरिक समाज का चित्रण, इन्होंने नगर के जो परिवेश है उसका भी चित्रण इनकी कहानियों में देखने को मिलता है। नगर के समाज का चित्रण भी इन्होंने यथार्थ किया है। आपने देखा बहुत सारी कहानियों में जो ग्रामीण परिवेश से लोग हैं वो अपना गांव छोड़कर नगर में जाकर बस तो जाते हैं, लेकिन वहां पर जो राजा की तरह जी रहे थे गांव में, वहां पे भिखारियों की तरह जीवन बिताते हैं। तो नगर जो परिवेश है वो चकाचौंध लोगों को आकर्षित तो करती है, लेकिन उन्हें उसके बदले में वो कुछ देती नहीं है। नगर के जो ऐशो आराम की जिंदगी केवल दूर से दिखाई देने वाली है, लेकिन वास्तविकता उसकी जो उलट है वो नगर का चित्रण इनकी बहुत सारी कहानियों में आप देख सकते हैं। तो इस तरह से इन्होंने नगर का चित्रण किया है। इसके बाद इन्होंने, हम बात करें तो नारी जीवन का चित्रण। नारी जीवन का चित्रण इनकी कहानियों में देखने को मिलता है। बहुत ही प्रमुख रूप से इन्होंने नारी जीवन की समस्याओं को उभारा। इन्होंने स्वयं अपने जीवन में भी बहुत करीब से देखा। इन्होंने देखा था इनकी भी माता की प्रताड़ना भी इन्होंने सही, इनकी प्रथम पत्नी की कर्कशता भी इन्होंने देखी, फिर एक बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह किया और इनका जीवन जो सुखमय रहा। और समाज में भी नारियों की स्थिति, अपने आसपास परिवेश के में नारियों की स्थिति, अपने परिवार रिश्तों में जो नारियों की स्थिति इन्होंने देखी, समझी। हमारे समाज में नारी जो है एक ऐसा दयनीय प्राणी है जो कि शोषण जिसका किया जाता है, हर तरह से शोषण का शिकार है, क्योंकि वो एक कमजोर है, इसलिए उसका हर कोई उसका शोषण करता है। परिवार, रिश्ते, समाज, तो बहुत सारी कहानियों के मैंने उदाहरण आपको पिछले वीडियो में बताए, जैसे शुद्रा है, ठाकुर का कुआं है, या अलगोजा है, पूस की रात है। ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं। उपन्यास की बात करें तो निर्मला जैसा चरित्र है। हम बात कहानियों की कर रहे हैं, मैं चरित्र, इनकी जो पात्र इन्होंने नारियों पर लिखा है। इन्होंने बेमेल विवाह, अमेल विवाह, बाल विवाह जैसी समस्याओं को उठाया है और वहां पर नारी के जो शोषण का शिकार जो नारी होती है उसका चित्रण इन्होंने किया है। तो इनकी कहानियों में नारी के चित्रण को भी संदेश के रूप में बताया है, नारी की स्थिति से अवगत कराया है और इन समस्याओं को प्रस्तुत किया है ताकि इनका समाधान किया जा सके। इसके बाद देखिए इन्होंने पारिवारिक जीवन, जो मैंने बताया कि प्रेमचंद ने जीवन से जुड़े ही विषयों को अपने जो है अपने रचना का विषय बनाया, अपने साहित्य के विषय बनाए। तो इनके जो परिवार का जीवन है, आसपास के परिवेश से ही इन्होंने पात्रों को लिया है, जो भोगा है जीवन में उसी को साहित्य में स्थान उन्होंने दिया है। तो ये पारिवारिक जीवन भी इन्होंने छोटी छोटी बातें हैं अपने जीवन में, जैसे वी माता से इनकी बचपन में इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, फिर 15 साल की अवस्था में पिता की भी मृत्यु हो गई। तो इन्होंने परिवार में एक माता के अभाव को भी देखा, फिर दूसरी माता की प्रताड़ना भी इन्होंने सही, फिर परिवेश अपने भाई बहनों के साथ रिश्तों को इन्होंने देखा, फिर एक बाल विधवा से इन्होंने विवाह किया, फिर अपने रिश्ते नातों में इन्होंने उन समस्याओं को देखा, समझा और अपने साहित्य का विषय बनाकर उन समस्याओं को समाज के सामने लाने का प्रयास किया।
कि एक मध्यम वर्गीय जो परिवार है वो इन समस्याओं से कैसे जूझता रहता है। तो इस तरह पारिवारिक जीवन का भी इन्होंने अपनी कहानियों में चित्रण किया। भारतीय जनजीवन और संदेश। प्रेमचंद जी ने भारतीय जनजीवन का बड़ा ही सटीक और स्पष्ट चित्रण इनकी कहानियों उपन्यासों में देखने को मिलता है। जिस समय की हम बात कर रहे हैं जब प्रेमचंद जी लिखा करते थे 1900, यानी कि आज प्रेमचंद जी को बात करें तो इनके लेखन में 1901 में तो उर्दू में शुरू किया, लेकिन उसके कुछ 6-7 सालों में वो हिंदी में लिखना प्रारंभ कर चुके थे। और अगर आज तक देखा जाए तो 100 वर्षों से अधिक हो चुका है। उस परिवेश में भारतीय जनजीवन का जो चित्रण इन्होंने किया है वो बड़ा ही मर्मस्पर्शी है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज भी हमारे समाज में वो समस्याएं वैसी की वैसी बनी। अगर जिन समस्याओं को उठाया है उनका हल अभी तक नहीं हुआ है तो प्रेमचंद प्रासंगिक कहे जा सकते हैं, क्योंकि जो बहुत कुछ चीजें हैं, नारी की स्थिति को ले अगर, या हम समाज में गरीब तबके को ले, या जातिगत भेदभाव को ले, या धार्मिक संप्रदाय के विषय को ले, तो ये समस्याएं पहले जिस रूप में थी आज कुछ थोड़े से फेरबदल के रूप के साथ में आज भी उपस्थित है। केवल शायद ऊपर से एक इनका दिखावे का पर्दा हट गया है, लेकिन समस्याएं अंदर से वही की वही है। तो इन्होंने भारतीय जनजीवन का चित्रण किया है। उसकी रात में गरीब किसान का कैसे उन्होंने चित्रण किया, और इनके बहुत विस्तार से आप इसका इनकी कहानियों में भारतीय परिवेश का जनजीवन देख सकते हैं। और संदेश, भारतीय संस्कृति का संदेश इन्होंने प्रसारित किया। मैंने बताया कि यथार्थ का चित्रण तो किया ही है, साथ में आदर्श की स्थापना भी इन्होंने की है। इसके साथ देखिए समकालीन जीवन की गहरी पहचान। जो प्रेमचंद हैं उन्हें अपने समकालीन, यानी मैंने बताया जिस समय वो लिखा करते थे उसी समय की बात करें तो अपने जो समकालीन जीवन है उस समय जो स्वतंत्रता आंदोलन का जो समय था, सरकार का लोगों पर जो व्यवहार था, हिंदू मुस्लिम झगड़े लीजिए या फिर जातिगत भेदभाव या कृषकों की स्थिति, जमींदारों का अत्याचार, नारियों की स्थिति, उस समय उन्होंने जनजीवन की गहरी पहचान थी। वो समाज को बहुत अच्छे से गहराई से पहचानते थे। तो ये सब जो इनकी समझ में था, इनको जिस चीज से परिचित थे, वो सब इनके कहानियों में, साहित्य में वो विषय बहुत ही अच्छे से प्रकट भी हुआ है। इन्होंने बहुत ही मतलब सरल शब्दों में और लोगों की उत्सुकता बनाते हुए उनको कहानी में जो परोसा है, समाज का वास्तविक चित्रण उन्होंने जो दिखाया है वो अन्यत्र दुर्लभ ही कहा जा सकता है। प्रेमचंद जैसे समाज का चित्रण करने वाले दूसरा उपन्यासकार मिलना दुर्लभ ही था। तो इनके समान जो उपन्यास लेखक है, कहानी लेखक है, वो अन्य दूसरा नहीं हुआ। अगर कहें तो आगे देखिए मानवीय संवेदनाओं की प्रचुरता। मानवीय संवेदनाओं की प्रचुरता। जो मानवीय संवेदनाएं हैं, मतलब मनुष्य के मन में जो विचार हैं, जो भावनाएं हैं, वो इन्होंने बड़ी ही संवेदना पूर्वक इन्होंने प्रदर्शित की है। मानवीय संवेदनाओं को इन्होंने बहुत ही स्पष्ट तरीके से, स्पष्ट शब्दों में प्रस्तुत किया है। मन के गूढ़ रहस्यों को मन की गहराई से, जिसमें हम कह सकते हैं मनोविश्लेषणात्मक
जो भावनाएं हैं, जो दृष्टिकोण है, मन के जो संवेदनाओं को इन्होंने शब्दों में किस तरह से प्रकट किया है, वो यहाँ पे हमें देखने को इनकी कहानियों में बड़े ही आसानी से देखने को मिलता है। चाहे वो नारी पात्र हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, सभी की मन की संवेदनाओं को इन्होंने जो शब्द दिए हैं वो बड़े ही प्रशंसनीय है। इसके बाद देखिए अगला, सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार। समाज में जो व्याप्त कुरीतियां थी उन पर इन्होंने कड़ा प्रहार किया है अपनी कहानी के विषयों से समझकर, क्योंकि जैसे मैंने बताया अमेल विवाह, बेमेल विवाह और बाल विवाह जैसी समस्याएं, हमारे सती प्रथा, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं समाज की। जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, धार्मिक सांप्रदायिक जो भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इन्होंने समाज में व्याप्त थी, वो बुराइयां, और उन बुराइयों पर कड़ा प्रहार करते हुए इन्होंने अपनी कहानियों में इन सबको प्रकट भी किया। और इसी के साथ प्रकट करके इन्होंने समाज के उस यथार्थ से परिचय तो कराया ही कराया, और साथ ही इनके समाधान के लिए जो आदर्श प्रस्तुत किए उसके अनुसार मनुष्य को इनके साहित्य से मानवीय चेतना की एक जागृति मिलती है और उसका उपयोग मानव अपनी समस्याओं के समाधान में करता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन बिंदुओं का। ये जो साहित्य का संदेश के अंतर्गत प्रश्न है उसके बिंदु हैं। फिर मैं कह दूं, अंत आप जब भी लिखते हैं तो निष्कर्ष के साथ अवश्य इसका प्रश्न को समाप्त करें, तभी प्रश्न पूरा होगा। भूमिका से शुरू कीजिए और निष्कर्ष पे इसे खत्म कीजिए, निबंध की तरह इसे हल कीजिए। प्रत्येक बिंदुओं को आप याद करिए, इन बिंदुओं के आधार पर आप इसे समझा सकते हैं और इसको आप निबंधात्मक प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे अगर आपको इनके मुख्य बिंदु याद है। तो ये था प्रेमचंद की कहानी के संदेश का प्रश्न का हल। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नमक के दरोगा कहानी में अगर हम कहें तो कहानी की जो तात्विक जो हमें समीक्षा होती है, हमने पहले भी देखी है। इस कहानी का भी हम तत्वों के आधार पर हम इसकी समीक्षा करेंगे। नमक का दरोगा कहानी में तत्वों के आधार पर समीक्षा, तत्वों के आधार पर यानी कि जो प्रमुख तत्व हैं कहानी लेखन के, उनके आधार पर इसकी समीक्षा प्रस्तुत की जाती है। जैसे कुछ कहानी के जो 6 मुख्य तत्व हैं मैंने आपको पहले भी बताए हैं, जिनमें जैसे कथानक, है यानी कि कहानी में कथा के कौन सी कथा पर आधारित है वो कहानी, या कुछ कथाओं और उपकथाओं या घटनाओं के आधार पर कुछ घटनाओं को मिलाकर, छोटी छोटी कथाओं को मिलाकर एक कहानी बनती है। तो ये कथानक या घटना किस घटना पर आधारित है वो हम उसे कथानक के अंतर्गत, ये तत्व है कहानी के। अब कथानक इसमें क्या है, नमक का दरोगा कहानी का कथानक क्या है, तो हमने देखा एक घटना पर आधारित है, एक कथा है कि किस तरह से एक ईमानदार जो दरोगा है, मुंशी बंशीधर है, वो जो पंडित आरोपीदीन है, बहुत बड़ा व्यापारी, बहुत बड़ा सेठ है नगर का, वो रिश्वत देकर अपना नमक जो है, जो कि उस समय जिसका आयात निर्यात गैर कानूनी था, नमक पर सरकार ने नमक जैसी जो रोजमर्रा में काम आने वाली जीवन की जरूरत की चीज को भी सरकार ने जिस पर टैक्स लगा दिया था, जिसका मूल्य देने लगे थे, वहां पर
इसका किस तरह से चोर बाजारी होने लग जाती है और इसके लिए उसका जो टैक्स बचाने के लिए किस तरह चोरी छुपे रात में वो ले जाना चाहता है सेठ पंडित अलोपीदीन, लेकिन दरोगा उसे ले जाने नहीं देता। वो रिश्वत देना चाहता है लेकिन मुंशी वंशीधर जो दरोगा है वो रिश्वत लेने से इनकार कर देता है और पंडित अलोपीदीन अब मुंह मांगी कीमत देना, क्योंकि वो अपनी इज्जत बचाना चाहता था तो वो जितने पैसे चाहे देने को तैयार था, केवल अपनी इज्जत अपनी साख बचाना चाहता था। लेकिन दरोगा उसके हाथ में हथकड़ी पहनाकर उसको ले जाता है जेल और उसे न्यायालय में पेश किया जाता है। पंडित अलोपीदीन जो है मुंशी वंशीधर को तो रिश्वत नहीं दे पाता, लेकिन अगले दिन जब कोर्ट पहुंचा जाता है तो वहां पर पंडित अलोपीदीन अपने पैसे के बल पर सारे गवाह खरीद लेता है, सारे सबूत मिटा देता है, सबूतों को बदलवा देता है, यहाँ तक कि वकील और जज साहब को भी वो खरीद लेता है और फैसला जो पंडित अलोपीदीन है उसके हक में होता है। इतने इज्जतदार इंसान पर उंगली उठाने के लिए जो मुंशी वंशीधर है उनको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता है। अंत में क्योंकि पंडित अलोपीदीन ने ऐसा धर्मनिष्ठ, ऐसा ईमानदार व्यक्ति अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा, तो उनको बहुत अच्छी तनख्वाह पर अपने कारोबार की देखरेख के लिए मुंशी की पद पर नियुक्त करते हैं। तो यहाँ पे यथार्थ घटना का चित्रण के साथ अंत में आदर्श प्रस्तुत करके इस कथा का अंत किया जाता है। तो ये आपकी पूरी कथानक में मैंने कहानी के सार के रूप में बताया। आपको भी ये बिंदु लिखना है और इस कथा का सार के रूप में इसे प्रस्तुत करना है। इसके बाद कथानक तत्व की तो हमने यहाँ पे देख लिया। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले तत्व की ओर। इसके बाद देखिए पात्र या फिर चरित्र चित्रण। कहानी में जो पात्र हैं उन पात्रों के आधार पर, क्योंकि कहानी कही जाती है, कुछ पात्र होते हैं उनके जीवन पे आधारित, उनके विचारों पर आधारित कहानी होती है। कहानी कई बार जो व्यक्ति प्रधान होती है, कई बार किसी विचार प्रधान भी होती है, कभी घटना प्रधान भी होती है। तो इस तरह से जो यहाँ पर अगर कहीं घटना भी है और एक व्यक्ति भी, नायक भी यहाँ पे प्रधान है, इसीलिए दरोगा के चरित्र का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। मुख्य पात्र यहाँ पे मुंशी वंशीधर है जो नमक का दरोगा नियुक्त है और उसका चरित्र का यहाँ पे चित्रण किया गया। चरित्र चित्रण में पता चलता है हमें पात्रों में कौन कौन से पात्र देखने को मिले। एक तो मुंशी वंशीधर है और उनके बूढ़े पिता बूढ़े वंशीधर हैं, वह बूढ़े मुंशी हैं। उनके घर में उनका वार्तालाप दिखाया जाता है। उनके घर में परिवार में माँ है, बहनें हैं, उनका जिक्र होता है। और इसके साथ ही पंडित अलोपीदीन है, वो अपने नौकर चाकरों से अपने व्यापार की धोखाधड़ी से बचना का प्रयास करता हुआ दिखाया जाता है। जो मुंशी वंशीधर है उसके सहायक कर्मचारी हैं पुलिस में, वो उससे जलते हैं, उसकी जो ईमानदारी से, जो उसकी जल्दी से जल्दी पदोन्नति से वो ईर्ष्या करते दिखाए गए हैं और वो अफसरों का चहेता बनता जा रहा है, ये दिखाया गया है। फिर अगर कहें तो वकील, जज और जो मुलाजिम है, अलोपीदीन के सेवक है, नौकर है, उन सभी पात्रों को मिला करके ये कहानी प्रस्तुत की गई है। तो उन सभी के चरित्र का चित्रण करा गया है, तभी हमें पता चलता है ये मुख्य नायक है। ये यहाँ पे किस तरह से जो व्यक्ति है उनका अलग अलग उनके विचारों से हम उनके बारे में जान पाते हैं। अब इन्हें जानने का एक और है संवाद या फिर कथोपकथन। इन पात्रों के चरित्र का चित्रण कैसे किया जाता है? इनके संवादों से। कौन सा जो पात्र है वो नायक है, कौन इसमें विदूषक है, कौन इसमें जो खलनायक की भूमिका निभा रहा है, वो हमें उन पात्रों के संवादों से पता चलता है। ये पूरी कहानी में जो वंशीधर के संवाद हैं, बूढ़े मुंशी
को यहाँ पे भ्रष्ट बताया है। उसने बताया छोटी सी नौकरी में भी उसने रिश्वत खा खाकर अपना समय बढ़िया बना लिया। बेटे को भी वो सीख देता हुआ दिखाया है कि जो तनख्वाह है वो तो जो ईद के चांद के जैसा है, जो कि सीधे जो पूर्णिमा के चांद के जैसा है, जो कभी तो सब जब महीना आती है, तनख्वाह आती है, तब तो पूरा दिखाई देता है और महीने के खत्म होते होते वो थोड़ा थोड़ा करके गायब हो जाता है। लेकिन जो चढ़ावा है या रिश्वत है वो माँ के दरबार में चढ़े हुए चढ़ावे की तरह है, जिससे घर हमेशा फलता फूलता रहता है, वो कभी समाप्त नहीं होता। तो वहां पे इनके इन कथन से, इन संवादों से क्या दिखाया, उसे भ्रष्ट दिखाया। अलोपी दीन के भी भ्रष्ट में लिप्त होने पे रिश्वत को देने के लिए उसे वहां पे दिखाया कि वो रिश्वत देने को प्रस्तुत हो गया अपनी इज्जत बचाने के लिए। तो इन संवादों से, कथोपकथन से हम उनका पात्रों के चरित्र चित्रण का पता कर सकते हैं। इसी के साथ कहानी पर विश्वसनीयता बनती है जब देश का और वातावरण, कहानी में विश्वसनीय, जैसे कि मैंने बताया कि जिस समय की ये बात की जा रही है तब घोड़ा गाड़ी चलती थी, जिस तरह उनका गांव में कच्चे से पक्का मकान बनता है और पुलिस वाले जो वर्दी का पहनते हैं, उनका जो पहनने का तरीका है, घोड़ों पर चलते हैं, तो ये उस परिवेश को, उस देश काल का वर्णन। वहां पर अगर उस देश काल को, वातावरण को उस समय के अनुसार नहीं दिखाते तो वो विश्वसनीय नहीं होता है। हम उस कहानी पर विश्वास नहीं कर पाते हैं और विश्वसनीय बनाने के लिए देश काल और वातावरण का सही चित्रण आवश्यक होता है, जिसमें प्रेमचंद अपनी कहानी प्रस्तुतिकरण में बिल्कुल खरे उतरते हैं। इसके बाद अगर कहें भाषा शैली, प्रेमचंद जी की भाषा शैली प्रस्तुतिकरण की बड़ी ही रोचक है। मुहावरेदार और बोलचाल की भाषा को इन्होंने अपनी मुहावरेदार लच्छेदार बातों से इतना मतलब कहें कि प्रभावकारी बना दिया है कि पढ़ने वाला उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता है। और साथ ही साथ पात्रों के अनुसार जो है, जितने भी पात्र हैं उनके अनुसार, उनके चरित्र के अनुसार उनकी भाषा शैली में भी परिवर्तन दिखाकर उसे विश्वसनीय बताया जाता है। तो यहाँ पे भाषा शैली भी बड़ा ही मुख्य बिंदु हो जाता है। भाषा शैली की बात करें तो बोलचाल की भाषा और मुहावरेदार भाषा का प्रेमचंद ने प्रयोग किया है। सबसे अंतिम और मुख्य जो है वो उद्देश्य, प्रेमचंद जी ने कहानी का उद्देश्य के आधार पर ही इन्होंने चित्रण किया है, जो अति महत्वपूर्ण है। कहानी या साहित्य में जो विधाएं हैं उनका चित्रण केवल और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से नहीं किया जाए, वो साहित्य नहीं कहलाता है। लेकिन अगर वो साहित्य, वो कहानी, वो उपन्यास, वो निबंध किसी कोई व्यक्ति को एक नई सोच देता है, नई विचार देता है, तो वही समाज के हित में भी है और वही साहित्य भी कहलाने योग्य है। तो कोई किसी भी साहित्यिक कृति अगर कोई है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होगा। और प्रेमचंद जी के बारे में तो हमने पढ़ा ही है कि प्रेमचंद जी जो हैं आदर्शवादी, सुधारवादी दृष्टि रखते हैं, गांधीवादी विचारधारा, नारी उत्थान, समाज में दलित पतित व्यक्तियों के उत्थान की बात करते हैं। उनके समस्याओं को सामने रखना ही उनका उद्देश्य होता है। तो इनकी किसी न किसी कृति का कोई ना कोई उद्देश्य। यहाँ पर अगर नमक का दरोगा कहानी की बात करें तो हम कह सकते हैं कि अन्याय अनीति के विरुद्ध जो मानवीय चेतना है, यानी कि कहीं ना कहीं इस बुराई में भी व्यक्ति के, अगर वो कोई भलाई का काम करता है, नैतिक अपने मूल्यों पर चलता है, तो उसका बुरा नहीं होगा। प्रथम दृष्टि में तो मुंशी बंशीधर की दरोगा की नौकरी भी चली जाती है और घर वालों से बड़ा उसे खरी खोटी सुनना पड़ता है, लेकिन पंडित अलोपी दीन उसकी ईमानदारी की कीमत समझता है और उसे बहुत ही अच्छी तनख्वाह पर अपने यहाँ मुंशी नियुक्त करके और बड़ी सुविधाएं उसे देता है और हाथ जोड़कर उसे अपने यहाँ नौकरी देता है, बड़ी इज्जत उसे देता है। तो कहीं ना कहीं जो जिस नीति के मार्ग पर, न्याय के मार्ग पर दरोगा चलता है, उसका उसे प्रतिफल भी मिलता है।
तो ये यहाँ पर इस कहानी में दिखाया गया है, अर्थात यथार्थ के साथ आदर्श की प्रस्तुति भी की गई है। अंत में मैं फिर कहती हूँ कि निष्कर्ष के साथ इस प्रश्न को समाप्त अवश्य करें। निष्कर्ष लिखें कि इन बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये कथानक जो ये तत्वों के आधार पर कहानी बिल्कुल खरी उतरती है। तत्वों के आधार पर अगर इनमें से कोई भी तत्व इस कहानी में मेल नहीं खाता, मान लीजिए अगर कथा लिख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जिस समय की, उस देश काल वातावरण से पृथक कुछ और वर्णन किया जाता तो कहानी विश्वसनीय नहीं होती। तो इस तरह से इन तत्वों के आधार पर हमने इस कहानी का चित्रण किया है, समीक्षा की है इस कहानी की। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आज का आपकी आज की कक्षा बस यहीं तक। कुछ 2 प्रश्न आपके महत्वपूर्ण और हैं, अगली कक्षा में हम उन पर विचार करेंगे। अगली कक्षा में मैं आपके सामने उन्हें प्रस्तुत करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।